अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एस.के. झा सर की साइंस की बुक की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट परिचय, जीव विज्ञान का चैप्टर पहला अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जीव विज्ञान में परिचय। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन लगाएंगे, फिर इसका एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते किसको हैं? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? जीव विज्ञान के पिता कौन हैं? सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। किस किस बारे में जीव विज्ञान में पढ़ना है, यही इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारू विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया था 1801 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने। वो फ्रांस के थे। ट्रेविनरस जर्मनी ने किया था। लेमार्क और ट्रेविनरस। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा तो लेमार्क की जगह ट्रेविरेनस दे सकता है। याद रखिएगा, अगर सवाल का लेवल अगर बढ़ा दिया तो लेमार्क की जगह ये भी दे सकता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर किए थे। जीव विज्ञान की वह शाखा के रूप में स्थापित करने का कारण अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का जो प्रथम इस्तेमाल जो किए थे वो किए थे लेमार्क और ट्रेविनेरेनस ने किया था। वो लेमार्क फ्रांस के थे, वहीं वे जर्मनी के थे। 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं जीव विज्ञान में अगर पिता की बात की था, जीव विज्ञान के एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ जीव विज्ञान तो है ही, फादर ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। वहीं इनको जंतु विज्ञान के जनक भी के रूप में भी जाना जाता है अरस्तु को। उन्होंने अपनी पुस्तक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलेनम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलेनम में लगभग 500 जंतु का वर्णन किया है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं अगर थियोफ्रेटस की बात की जाए तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वहीं जंतु विज्ञान के जनक और बायोलॉजी के भी फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन वही जंतु विज्ञान के जनक को थियोफ्रेटस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक। इन्होंने हिस्टोरिया और थियोफ्रेटस ने हिस्टोरिया प्लांटरम नामक पुस्तक लिखी है। अब बात किया जाए, इन्होंने लिखा था हिस्टोरिया एनिमिलम, क्योंकि इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है वनस्पति। वनस्पति मतलब हो गया पेड़ पौधा, इसलिए फादर ऑफ बोटनी कहा जाएगा। ठीक है, और हिस्टोरिया प्लांटिनम प्लांट से होता है रिलेटेड, इसलिए इसमें प्लांट लगा रहेगा। याद रखिएगा, जीव जंतु होता है, इसमें एनिमल लगा होगा। दोनों में कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जीवों को नामकरण की द्विनाम पद्धति, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत से होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत में कैरोलस लीनियस की द्विजगत सिद्धांत से होता है। उन्होंने जीवों के और जंतुओं जगत को और पादप जगत को में बांटा है। इन्होंने क्या किया, लीनियस ने क्या किया, जीव जंतु को और पादप जगत को अलग अलग बांट दिया। लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस का, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन हो जाएंगे? लीनियस हो जाएंगे। चलिए आगे।
कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। दूसरा शब्द जाति है, नाम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। ठीक है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। अब है आगे, आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हिक्टेकर आरएच हिक्टेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हिक्टेकर 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों के जगत के नाम के 5 बड़े वर्गों में बांटा है। पूछे, अगर यहां से सवाल पूछता है कि 5 जगत वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया, तो वो क्या होगा? आरएच हिक्टेकर। आरएच हिक्टेकर, याद रखिएगा ये नाम। अब कौन कौन है वो 5 जगत? मोनेरा, कवक, जंतु, प्रोटिस्टा और पादप। ये 5 जगत किसने दिया था? आरएच हिक्टेकर के द्वारा दिया गया। अगर आप लोग एक बार डिटेल्स में पूरी वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद एमसीक्यू लगाते हैं, तो एमसीक्यू बिल्कुल ईजी हो जाता है और सवाल छूटने का हम पूरा एनटीपीसी के एग्जाम तक पूरा करा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए बने रहिए इस चैनल पर। एक दिन में एक चैप्टर हम लोग टारगेट रखे हैं खत्म करने का, एक सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री का चल रहा है, फिजिक्स का भी चल रहा है। चलिए अब मोनेरा जगत की बात की जाए। मोनेरा जगत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों के समूह का, अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिका अंग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें मोनेरा जगत जो होता है वो होता है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। पूछता है इनमें से कौन एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, तो वो होता है मोनेरा जगत। और इसमें से समूह ना तो संगठन केंद्रन होता है और ना ही विकसित कोशिकांग। और किसमें कोशिकांग नहीं होता है? तो मोनेरा जगत में जो होगा कोशिका अंग नहीं होगा, ना ही केंद्रिका झिल्ली। और इसमें केंद्रिका झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें से कुछ कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोषण स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी, दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि। ठीक है। अब प्रोटिस्टा जगत, यहाँ तक था क्या? मोनेरा जगत। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत। 5 जगत के वर्गीकरण किसने दिया था? आरएच हिक्टेकर। ठीक है। अब है प्रोटिस्टा। जंतु जगत का लिनियस हो गया। ठीक है। थियोप्रेटस कौन हो गया? प्लांट का हो गया, पेड़ पौधे। प्रोटिस्टा की बात की जाए, इनमें से एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। अब पूछतेगा कवक जगत, ठीक है, पादप जंतु एवं कवक जगत के बीच के कड़ी कौन कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा केल्प या समुद्री घास। क्या होगा? केल्प या समुद्री घास जो होते हैं जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करते हैं। इसके वर्ग के कुछ जीवों को गमन के लिए सीलिया, ठीक है, सीलिया फ्लैजेला नामक संरचना भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि मोनेरा में केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत में केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। ये स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसको स्वपोषी कहते हैं, और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण, एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा
आदि इसी जगत के हैं। किस जगत के हैं? प्रोटिस्टा के। इसमें केंद्रिका झिल्ली मौजूद होती है, पाई जाती है। किसमें से केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है? तो इसमें दे देगा यूग्लिना, इनमें से कोई ऑप्शन दे सकता है, डाइटम या प्रोटोजोआ, यूग्लिना, इनमें से कोई रहता है। और ये यूग्लिना पिछले बार के एनटीपीसी सवाल में पूछा जा चुका है, आप लोग सेट में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरे जगत की बात, कवक की, फंग। एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, जबकि वो एक कोशिकीय था, और ये क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। ये विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या है? विषमपोषी होते हैं, जो दूसरे जीवों पर या दूसरे पोषण पर निर्भर रहते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें मृत जीवी भी कह दिया जाता है। मृत जीवी भी क्या, किसको कहा जाता है? कवक को। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों को काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अनुपस्थित पाई जाती है। इसमें सेल्यूलोज जो होता है नहीं होता है, कवक में जो होता है सेल्यूलोज का अभाव होता है। वही अगर बात की जाए बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों को काइटिन नामक जटिल शर्करा बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी बहुकोशिकीय भित्ति पाई जाती है। ईस्ट, पेनिसिलिन, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। अब कवक का उदाहरण के रूप में देख लीजिए, तो ईस्ट है, पेनिसिलिन है, मशरूम है, आदि इसी जगत के सदस्य हैं। किस जगत के सदस्य हैं? कवक के, यानी फंगी। अब बात कर लेते हैं पादप यानी प्लांट की। ये सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों के समूह हैं। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। क्लोरोफिल जिस पौधे की पत्ती हरी होती है वो क्लोरोफिल धारक होते हैं। इसका शरीर ऊतकों के अंगों को निर्मित होता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए आइए आगे जंतु जगत। अब जंतु जगत की बात कर लेते हैं, एनिमिला। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिका उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, अब जंतु जगत की बहुकोशिका को समभोजी कहते हैं। यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं, इनको मोटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। किस में आएंगे? ये जंतु जगत में आएंगे। ठीक है, अब जीव विज्ञान के प्रमुख जनक की बात करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका MCQ, सारा MCQ इसमें 73 MCQ दिया हुआ है। आराम से एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। अब यहाँ देखिए, हड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्या है? वर्गीकरण नहीं, आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिक का जनक मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिक का जनक अगर पूछेगा, ठीक है, तो मेंडल को कहा जाता है। वहीं आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति जनक लिनियस को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक किसको माना जाता है? लिनियस को। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यह है विश्व में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में अगर पूछ दिया हरित क्रांति के जनक है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब श्वेत क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत के पारिस्थितिकी के जनक भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। बहुत ही पिछले बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है।
जीवाणु विज्ञान के जनक को ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान यानी जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। अगर बात किया जाए हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो विलियम एस गोड। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गोड के द्वारा किया गया था। यहां तक आप लोगों का एकदम क्लियर है। अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए हम एक एक करके अच्छे से डील करते हैं। जो कोशिका अर्थात कैटोलॉजी, इसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, वो है कोशिकांग। अब कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, कोशिका के बहुमुखी अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। अकारिका, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है, अकारिका यानी मोर्फोलॉजी में अकारिका। ठीक है, बाह्य अकारिका, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन। जो इसमें से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करेंगे। शारीरिकी, एंटोमी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमी। हिस्टोलॉजी, औतिकी, जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं, औतिकी, हिस्टोलॉजी। और पारिस्थितिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। ये सवाल बहुत बार पूछा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जीवों और वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ये दोनों में से कोई ऑप्शन में मिल सकता है। इकोलॉजी भी हिंदी में लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। हिंदी इंग्लिश इसमें से दोनों को रटना है आप लोगों को। कार्यकी, ठीक है, कार्यकी, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि के अध्ययन को कहते हैं कार्यकी यानी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी कहते हैं जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, ठीक है, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन को। अब अनुवांशिकी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक होता है जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी यानी जेनेटिक। जेनेटिक में क्या अध्ययन किया जाता है, जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। उद्विकासवाद, इवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्विकासवाद, जीवों के उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जीवाश्मिकी, पैलेंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन यानी फॉसिल्स। जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्मिकी। विश्व विज्ञान, अब है क्या, विश्व विज्ञान। टॉक्सी, टॉक्सी का मतलब होता है जहर। यहाँ से अगर आपको टॉक्सी का अगर जहर पता है तो टॉक्सोलॉजी लगा सकते हैं। विश्व विज्ञान, विषैले पदार्थों का अध्ययन। परजीविकी, पैरासिटोलॉजी, परजीविकी, परजीवियों का अध्ययन, ठीक है। रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, रोगों के प्रकृति, लक्षण एवं कारण का अध्ययन करने के लिए क्या जाते हैं, पैथोलॉजी में हम लोग जाते हैं जांच कराने। एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन का अध्ययन होता है। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है। और सेरीकल्चर में होता है रेशम कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। मोरीकल्चर, शहतूत के पौधे के रेशम के कीड़े का पालन को कहते हैं क्या, मोरीकल्चर। मत्स्य पीसीकल्चर होता है, मछली के पालन के अध्ययन। मत्स्य मतलब मत्स्य संस्कृत शब्द है किसका, मछली का। कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, एंटोमोलॉजी। विषाणु विज्ञान को क्या कहते हैं, वायरस, जानते ही होंगे आप लोग, वायरस से बन गया वायरोलॉजी, विषाणु के अध्ययन। कवक, माइकोलॉजी। और शैवाल, फाइकोलॉजी, ठीक है। कवकों का अध्ययन किया जाता है यानी फंगी का, अलगी का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है, शैवाल यानी माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी में कर जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। पुष्प का हो जाएगा एंटोमोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। फल का पोमोलॉजी हो जाएगा, फलों का अध्ययन। पक्षी का ऑर्थोनोलॉजी,
पक्षियों का अध्ययन हो जाता है। और मत्स्य विज्ञान है, इस्टोलॉजी मछलियों का अध्ययन, वो मत्स्य था, ठीक है, मछली का अध्ययन, यह मत्स्य, ठीक है, दोनों में ऑप्शन में से कोई एक भी मिल जाएगा, इस्टोलॉजी। पुष्प कृषि फ्लोट्रोकल्चर, ठीक है, फ्लोट्रोकल्चर हो गया, सजावटी फूलों का संदर्भन का अध्ययन। बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा ध्यान से दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम। उद्यान विज्ञान, उद्यानों का अध्ययन होगा। शास्त्र विज्ञान, शास्त्र विज्ञान की बात की जाए तो एग्रोनॉमी, खेतों के उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन। सब्जियों की कृषि, ओलरियोकल्चर, सब्जियों का अध्ययन, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी 2016 में आ चुका है। कंकाल विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का कंकाल, ये भी आ चुका है, ऑस्टियोलॉजी याद रखिएगा। कार्डियोलॉजी, हृदय संरचना का कार्य का अध्ययन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेमेटोलॉजी, रुधिर संरचना एवं कार्य का अध्ययन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र संरचना एवं कार्य का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, दंत विज्ञान का अध्ययन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिर्मोकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मैमोलॉजी, स्तनधारी का अध्ययन, मैमल मतलब पता ही स्तनधारी होता है। सरीसृप का मतलब ही पता है। सेरोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन, ये सरीसृप जगत में आते हैं, तो सरीसृप से याद रखिएगा, सेरोलॉजी याद रखना काफ़ी इजी होता है। सेरोलॉजी, एंटीबॉडी एंटीज का अध्ययन करते हैं। अब है सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन होता है। एरकोनोलॉजी, मकड़ियों का अध्ययन होता है। अनिम्टोलॉजी मतलब होता है गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। अनिम्यूटिस्ट अगर मिल जाए तो वो होता है पैसों का अध्ययन। त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी का मतलब ही होता है त्वचा, त्वचा संरचना एवं कार्यों का अध्ययन को कहते हैं त्वचा विज्ञान। हिप्नोलॉजी, नींद होता है, हिप्नोलॉजी का होता है नींद का अध्ययन को कहते हैं हिप्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, जंतु के शरीर के प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर, अभी हम लोग कोरोना में खूब सुने हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ा, इम्यूनिटी से बढ़ गया, शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का अध्ययन को कहता है इम्यूनोलॉजी कहते हैं। कीट शास्त्र में अगर इम्यूनोलॉजी, कीटों के एवं पतंगों का अध्ययन करते हैं। इंजाइमोलॉजी, इंजाइम पता है उत्प्रेरक का अध्ययन करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा है। इंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, उत्प्रेरण का अध्ययन, ये रीजनिंग में दे देगा। पोडोलॉजी मतलब होता है मृदा यानी मिट्टी, विभिन्न तरह की मृदा मिट्टी का अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। ओफियोलॉजी, सर्प विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। सर्प, सांप जब फन करता है तो क्या करता है, कुछ साउंड आती है फुफकारने की, वहीं से बन गया ओफियोलॉजी, आप लोग आसानी से मार सकते हैं। अब मोलेस्का विज्ञान की बात की जाए, मोलेस्का, मो से मोलेस्का, मो से मोलक्को, मोलकोलॉजी, इजी से मार दीजिएगा, ठीक है। न्यूमेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन है। जीरोटोनोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन है। निडोलॉजी, घोंसला का अध्ययन है, ये लोग एक बार देखते चलिएगा। एक्सोबायोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। एक्सो का क्या मतलब होता है, पूरा, एक्सो बाहर यानी हो गया, एग्जिट लिखा रहता है अगर हम कहीं निकलते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, वहीं से हो गया एक्सोबायोलॉजी यानी ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन। एग्रो, ग्रो, ग्रो मैंने क्या आता है, घास का कहीं कहीं साउंड आ रहा है, ग्रो ग्रो ग्रो, ग्रास। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं किडनी से, नेफ्रोलॉजी। इथोलॉजी, जंतु व्यवहार का अध्ययन। बर्मी कल्चर, केचुओं का पालन, बर्मी कंपाउंड, केचुओं का पालन। हॉर्टिकल्चर, फल सब्जी का बागवानी। विटिकल्चर, अंगूर की खेती, बिल्कुल। सिविकल्चर, वृक्षारोपण। पेरिकल्चर, मोती पालन, याद रखिएगा। एक्वाकल्चर, जलीय जीव, जिसमें जलीय जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक कहते हैं जलीय जीव का पालन को, यहाँ एक्वाकल्चर हो जाएगा। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से हमारा पहला अध्याय, बायोलॉजी का पहला अध्याय समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि इस पर नेक्स्ट सीरीज
इसका ऑब्जेक्टिव भी हम बहुत जल्द ही पूरा कर देंगे। उधर केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी इस पर चैप्टर 3 चल रहा है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।